वेलकम बैक दोस्तों। अगर आपने इसके बाकी के एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख लेना। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, इफ्ताल अपनी सूट रायखरी लेने के लिए एक अंडरग्राउंड जगह पर चला गया था, जहां पर एक जीनी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता। साथ ही साथ वो लोग टाउन में अपने लिए नए कपड़ों का ऑर्डर भी दे देते हैं। तभी उनको ट्रेजर हंट गेम के बारे में पता चलता है, जिसमें इफ्ताल अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए जीत भी गया था। इसके बाद यहाँ से इनका ठोकर अल्टेना मैजिक एकेडमी की तरफ आ गया था, जहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट इफ्ताल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि वो लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन इफ्ताल पीसफुल स्कूल लाइफ जीना चाहता था, इसी वजह से वो उन्हें कुछ भी नहीं कहता। लेकिन मर्लिन की हरकतों की वजह से उसके काफी सारे दुश्मन बन गए थे। साथ ही साथ हमने एपिसोड के लास्ट में देखा था कि इंटर क्लास मॉक बैटल में एबी और इफ्ताल हिस्सा लेते हैं, जिससे एबी काफी ज्यादा खुश हो गया था। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बाहर का सीन दिखाते हुए होती है, जहाँ पर मर्लिन सभी को बता रही थी अब हम अल्टेना मैजिक एकेडमी के इंटर क्लास टूर्नामेंट के लिए मेंबर्स सेलेक्ट करेंगे, और हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं जो मैजिक स्वॉर्डमैन की जगह के लिए एक मॉक बैटल कंप्लीट करेंगे, जिसमें शामिल है इफ्ताल और एबे। दोनों में से जो ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा उसे सेलेक्ट किया जाएगा। साथ ही मैजिक का इस्तेमाल मना है, इसलिए अपनी स्ट्रेंथ सिर्फ स्वॉर्ड से दिखाओ और किसी चीज से नहीं। जबकि दूसरी तरफ इफ्ताल एनास्टेसिया की शक्ल को देखते हुए सोच रहा था, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता रहता है। अब उसका ध्यान भटका हुआ देख कर एबे अपनी स्वॉर्ड उस पर तानते हुए कहता है, हे अपने स्वॉर्ड को तैयार कर लो लेसर रेस के। और क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी ऐसे को हराकर खुश हो जाऊंगा जिसके हाथ में स्वॉर्ड तक ना हो। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वहाँ के स्टूडेंट्स आपस में कह रहे थे, जाहिर है वह ईमानदारी से नहीं लड़ रहा है, वह इंसान डरा हुआ है और डरे बे क्यों ना, उसका सामना एबे से जो हो रहा है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर इफ्ताल अपने मन में कह रहा था, वह स्ट्रॉन्ग दिखता है और यही एकदम सही है, मैं हल्की किक का दिखावा कर सकता हूँ जिससे वह उससे बच जाए, फिर हम थोड़ी देर लड़ेंगे और फिर मैं हार सकता हूँ। इसी के साथ मर्लिन ने उनका ये वाला मैच शुरू कर दिया था। शुरू होते ही इफ्ताल उसके गाल पर एक जोर की किक मार देता है। अब इस नजारे को देखने के बाद उन सभी के मुंह खुले के खुले रह चुके थे, यहाँ तक कि मर्लिन के चेहरे पर भी स्माइल आ चुकी थी। दूसरी तरफ इफ्ताल भी हैरान होते हुए अपने मन में कहा कि क्या सच में उसे चोट लगी, वैसे वह तो बस दिखावा था, इसलिए उसे ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ होगा, है ना। लेकिन एबे तो एक ही फटकार में ढेर हो चुका था। अब ये देखने के बाद इफ्ताल और भी ज्यादा हैरान होने के साथ अपने मन में कहा कि क्या तुम मजाक कर रहे हो। उसी वक्त मर्लिन वहाँ पर आते के साथ इफ्ताल का हाथ ऊपर करते हुए कहती है, विनर है इफ्ताल। साथ ही साथ वो लोग भी अपने मन में कह रहे थे, क्या यह तो गजब हो गया, पर एबे हार कैसे सकता है, ये चल क्या रहा है। तभी मारिया अचानक से कहने लगी, अरे मुझे समझ आ गया, मुझे लगता है कि मर्लिन हमारे मैजिक स्वॉर्डमैन कोर्स को बदलना चाहती है। मैंने सुना है कि इंसान मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन वे आमने सामने की बैटल में काफी ज्यादा माहिर होते हैं, इसलिए वह एक काफी स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन को यहाँ पर लाई है, इसी वजह से उसे खास ट्रीटमेंट मिल रही है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वो लोग कहते हैं कि अच्छा समझ गया, यह बात समझ में आती है और इसलिए मर्लिन खुद क्लास ले रही है। जिस बात पर एग्री करते हुए मारिया कह रही थी, यही बात है, इसी वजह से एकमात्र यही चीज है जो समझ में आती है। उन सभी की ऐसी बातों को सुनने के बाद इफ्ताल हैरान होने के साथ अपने मन में कहा कि अगर ये मुझे यहाँ के माहौल में ढलने में मदद करे तो ये बात मानना ज्यादा समझदारी होगी। तभी मारिया उससे पूछने लगती है, क्या मैं सही कह रही हूँ, जिस बात पर इफ्ताल भी पूरी तरह से एग्री था। जबकि दूसरी तरफ एबी अपना गाल पकड़ने के साथ उसका ही घूर घूर कर देख रहा था। इसके बाद यहाँ सिर कट होकर उनके डिनर की तरफ आ गया था, जहाँ पर इफ्ताल बड़े मजे से अपना खाना खा रहा होता है। वहीं पर बैठी हुई एनास्टेसिया हिचकिचाते हुए उससे पूछती है कि आज आपने फिर से किसी काफी ज्यादा ताकतवर इंसान को आसानी से हरा दिया। जिस बात पर एग्री करते हुए इफ्ताल अपने मन में कहा कि हालांकि वह असल में काफी ज्यादा कमजोर था। तभी एनास्टेसिया कुछ देर सोचने के बाद उससे सवाल करती है, अगर कभी आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जहां ताकत काम ना आए तो आप क्या करेंगे मास्टर। अब ये सुनकर इफ्ताल अपना नाइफ नीचे की तरफ धरते हुए गहरी सोच में पड़ गया था। साथ ही साथ एनास्टेसिया भी उसके जवाब का इंतजार कर रही थी, इसी वजह से वो जल्दी से सोचते हुए उसको बताता है, मैंने बस ये पक्का करने की कोशिश की कि ये काम कर जाए। उसके इस जवाब को सुनने के बाद एनास्टेसिया काफी ज्यादा खुश होने के साथ कहती है कि यह किसी स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन का जवाब है ना। जो सुनकर इफ्ताल हैरान होने के साथ उसे मना कर देता है कि मैं कोई स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन नहीं हूँ। ये बात सुनकर एनास्टेसिया निराश होने के साथ कहती है, क्या हो अगर यह एक ऐसी भयानक किस्मत हो जिसे आप बदल नहीं सकते। जिस बात का जवाब देते हुए इफ्ताल उसको बताता है कि मैं अभी यह तो नहीं कह रहा हूँ, और मैं यहाँ कुछ ऐसा ठीक करने आया था जिसे कोई और ठीक नहीं कर सकता था। इस बात पर एनास्टेसिया कह रही थी, हाँ ये सही है, तुम सच में कमाल के हो, बिल्कुल मेरे जैसे नहीं। अब उसको इस तरह से मतलब निकालता देखकर इफ्ताल काफी ज्यादा घबराने के साथ उसको बताता है कि यह सच नहीं है। लेकिन एनास्टेसिया अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रही
रही थी, लेकिन मैं अभी भी एक स्लेव हूँ। सच में मैं किसी काम की नहीं हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे यह ठीक नहीं लगता कि मैं तुम्हारे एहसान चुकाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। जो सब बताने के बाद वो आगे की तरफ जाने लगे थे और इस बात की खबर इफ्ताल को बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो वाइन पीने में लगा हुआ था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो अपने कपड़े उतारते हुए कह रही थी, मैं वर्जिन हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सेक्स स्लेव बनकर आपकी सेवा करूँ तो मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर और इस नजारे को देखने के बाद जितने भी उसने वाइन पी थी वो सब बाहर की तरफ निकल आई थी। साथ ही साथ वो उसके गिरे हुए कपड़े को उठाने के साथ अपनी आंखों को बंद करते हुए कहता है, तुमको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एनास्टेसिया ने अपने बचे कुछ कपड़े भी उतार दिए थे, जबकि दूसरी तरफ इफ्ताल अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहा था, मैं समझता हूँ कि तुम मेरी ग्रेटफुल हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम मेरे साथ खाना खाओ, ना कि मुझे परोसो। इसी वजह से मेरे लिए इतना ही काफी है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद एनास्टेसिया हैरान होने के साथ अपने मन में कहने लगी, उसने क्या कहा इतना काफी है। जो सब सोचने के बाद उसने उससे कपड़े भी ले लिए थे। जिसके बाद इफ्ताल अपने सीट की तरफ बढ़ते हुए उसको बताने लगता है, जल्दी करो, खाना ठंडा हो रहा है और हाँ, हम साथ मिलकर खाएंगे। अब ये सुनकर एनास्टेसिया काफी ज्यादा खुश होने के साथ उसका शुक्रिया अदा करने लगी थी। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर इफ्ताल फिर से ठूस ठूस कर खाने में लग चुका था, जबकि दूसरी तरफ एनास्टेसिया अपना डिनर करते हुए कहती है, मीट काफी ज्यादा अच्छा है। ये बात सुनकर इफ्ताल कहता है कि मुझे खुशी है, पर मीट वाकई स्वादिष्ट है ना, लेकिन मीट खाने से मूड अच्छा हो जाता है। पर खाते खाते एनास्टेसिया रोने लगी थी, इसी वजह से इफ्ताल उसको चुप कराने लगा। इसके बाद यहाँ से कट होकर उसी अंडरग्राउंड वाले जगह की तरफ आ गया था, जहाँ पर जिनी उससे माफी मांगते हुए बस रोए जा रहा था। जबकि दूसरी तरफ मर्लिन उसको बताना शुरू करती है, लगता है कि कई दूसरी कीमती चीजों के साथ रायक्री नाम की चीज भी चोरी हो गई है, क्योंकि वह एनास्टेसिया थी। इसलिए जिनी ने उसे जाने दिया और उसके बाद वह गायब हो गई। उसके सेक्स स्लेव निशान के नीचे बना खास निशान, इससे साफ हो जाता है कि यह चोरी है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद इफ्ताल का कहना है, आखिरकार ये एक्टिवेट हो गया और स्लेव क्रैश कंट्रोल के कुछ रूल होते हैं, पर तुम ऐसे ऑर्डर नहीं दे सकते जिससे स्लेव की मौत हो जाए या उन्हें क्राइम करने के लिए मजबूर करना पड़े। लेकिन ऐसा करने का एक भयानक तरीका भी है, स्पेशल स्लेव क्रैश। इसका सीधा मतलब यह है कि एनास्टेसिया की बॉडी पर स्पेशल स्लेव क्रैश मौजूद है और इस निशान की वजह से वो बंदा उसको कंट्रोल कर रहा है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर मर्लिन जाते हुए कह रही थी, उनमें से एक को बनाना भी क्राइम है, पर उसने ऐसा क्यों किया होगा। जिस बात का जवाब देते हुए इफ्ताल उसको बताता है कि सच कहूँ तो मुझे नहीं पता, मैंने ये जानते हुए ही उसे अपने पास रखा था कि ऐसा होगा और मैं इसका नुकसान सह सकता हूँ, लेकिन इससे कुछ ठीक नहीं होगा। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद मर्लिन सब कुछ समझ गई थी कि वो उसके स्लेव क्रैश को हटाना चाहता है, पर ये करना तो नामुमकिन है। तभी इफ्ताल उसको बताने लगता है, तुम सही समझ रही हो, मैं उसके स्पेशल स्लेव क्रैश के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दूंगा। ये बात सुनकर मर्लिन काफी ज्यादा परेशान होने के साथ उससे कहती है कि तुम जानती हो कि इसका क्या मतलब है। एक बार एक गोड ने एक पूरा स्मॉल कंट्री तबाह कर दिया था और ये सब इसी वजह से हुआ था क्योंकि एक स्पेशल स्लेव क्रैश के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा गया था। जिस बात पर एग्री करते हुए इफ्ताल उसको बता रहा था, मुझे पता है कि ये आसान नहीं होगा मर्लिन, पर एक खास स्पेशल क्रैश को ताकत देने वाला मैजिक गोड कहे जाने वाले एक कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट से जुड़ा होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए मुझे उस गोड का सामना करना होगा। अगर मैं ये फाइट हार गया तो जिस कंट्री को मैंने कभी लाइटनिंग एम्परर के तौर पर बचाया था वह बर्बाद हो सकता है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद मर्लिन कहती है कि उस लड़की के लिए इतनी मेहनत क्यों करना, उसने तो तुम्हें धोखा दिया है ना। जिसका जवाब देते हुए इफ्ताल बताता है, ये बिल्कुल वैसी है जैसे मैंने तुम्हें अपने साथ रखा था, इसलिए मैं आखिर तक उसका ख्याल रखूंगा और मुझे पता है कि वैसी नहीं है जो मेरे साथ धोखा कर सके, इसलिए मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। जो सब जानने के बाद मर्लिन इम्प्रेस होने के साथ कहती है कि सही कहा, तुम वही हो, लेकिन वह अब कहाँ पर है। जिस बात का जवाब देते हुए इफ्ताल उसको बताता है कि मुझे लगा था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए मैंने ट्रेजर पर एक ट्रैकिंग मैजिक लगा दिया था और वह अभी अभी चुराई हुई चीजें अपने रियल ओनर तक पहुंच रही होंगी, तो अब मैं अपने एनास्टेसिया को वापस लेने जा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ से होकर एनास्टेसिया की तरफ आ गया था, जो एक ट्रॉली को खींच खींच कर कहीं ले जा रही थी और उस ट्रॉली के अंदर इफ्ताल का सारा ट्रेजर मौजूद होता है। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एबे रायक्री को अपने पास लेते हुए कहता है, इस बार तुमने काफी अच्छा काम किया, कमाल है, तुमने उस बुढ़िया का सारा ट्रेजर और उस बच्चे का आर्टिफैक्ट चुरा लिया। अपनी तारीफ के लिए एनास्टेसिया उसका शुक्रिया अदा करती है, जबकि दूसरी तरफ एबी अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहा था, तुमने सच में काफी अच्छा काम किया एनास्टेसिया। हालांकि जब तुम यहाँ पर ट्रांसफर स्टूडेंट के तौर पर आए थे तो मुझे काफी हैरानी हुई थी। फिर वो सोड को अच्छे से देखने के बाद कहा कि और सोचिए, तुम मेरे लिए रायक्री ले आई, वह वेपन जिसे 400 साल पहले डीमन किंग के एक सहयोगी ने इस्तेमाल किया था, लेकिन
ये बात एनास्टेसिया को कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लग रही थी, जबकि दूसरी तरफ एबी उसको बताता है ये एडवेंचर फैमिली के ट्रेजर से कहीं ज्यादा बेहतर है, इसलिए तुमने काफी अच्छा काम किया। लेकिन क्या तुमको पता था कि लेसर रेस का वह लड़का इतना ज्यादा ताकतवर था? फिर हम इसके कुछ देर पहले की कहानी के बारे में जानते हैं, जहाँ पर एबी एनास्टेसिया को बता रहा था, सुनो एनास्टेसिया, कुछ ऐसा इंतजाम करो कि मैं एक मॉक बैटल में उसका सामना कर सकूं। अब ये सुनकर एनास्टेसिया परेशान होने के साथ उसको समझाने लगती है, लेकिन इफ्तार काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो आगे कुछ भी कह पाती है, लेकिन उससे पहले ही वो बंदा उसको चुप कराते हुए कहा, बस वही करो जो मैं कहता हूँ, समझी? जिस बात पर एनास्टेसिया भी घबराते हुए मान जाती है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर एबी पोर्ट्रेस एनास्टेसिया का ऐसा चेहरा देखने के बाद उससे पूछने लगता है, क्या हुआ, तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रही हो? जिस बात का जवाब देते हुए एनास्टेसिया उसको बताती है कि मुझे नहीं पता था कि वह इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और सबसे जरूरी बात, इस बार ये सच में आखिरी बार है ना? जिस बात पर एग्री करते हुए एबी कह रहा था, तुम्हारी बड़ी बहन जो 3 चीजें लाए थी उन्हें मिलाकर ये 5 हो जाती है, और हर जनरेशन के लिए 5 चीजें, इससे तुम्हारी जनरेशन का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है। अब ये सुनकर एनास्टेसिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसको लगने लगा था कि शायद अब वो इससे आजाद हो जाएगी। लेकिन तभी एबी उसको बताने लगता है, लेकिन इस स्पेशल स्लेव क्रैश का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है, साथ ही साथ अपने ही साथी डीमंस को मारने के किराए में तुम्हारे प्रानोवा क्लैन पर जो स्पेशल स्लेव क्रैश वाला कर्ज लगा है वह खत्म नहीं होगा। जो सुनकर एनास्टेसिया को जो थोड़ी बहुत उम्मीद मिली थी वो एक ही बारी में खत्म हो जाती है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो बंदा उसके करीब आते हुए कहता है, अगर कभी तुम्हारा बच्चा हुआ तो वह चीज उससे भी मिलेगी और उसे भी तुम्हारे लिए वही करना होगा। खैर, आज तुमने काफी अच्छा काम किया, तुम्हारे साथ क्या करना है इस बारे में मैं अपने डैड से बात करूंगा, इसलिए कल सुबह तक इंतजार करो। जो सब बताने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर एनास्टेसिया अपने कमरे की तरफ आते हुए कहती है, जब भी मैं चोरी करके या रिपोर्ट देने के लिए यहाँ पर आती हूँ तो मुझे हमेशा घिन और बेचैनी फील होती है, लेकिन आज मुझे और भी ज्यादा बुरा लग रहा है। मैंने इफ्तार के साथ धोखा किया है, लेकिन अब आखिरकार ये सब खत्म हो गया। इसी के साथ यहाँ से कट होकर उसके पास की तरफ आ गया था, जहाँ पर छोटी एनास्टेसिया अपनी बहन पर गुस्सा करते हुए कह रही थी, ये बहुत बुरा है, तुम आखिरकार घर आई हो तो मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रही हो? तभी हम उसकी बड़ी बहन के हाथ में वही स्लेव क्रैश का निशान देख पाते हैं, लेकिन वो उसकी बातों का जवाब देती है, यहाँ तुम्हारी जरूरत किसी को नहीं है, इसी वजह से चली जाओ, माँ ने तुम्हें जन्म दिया, बस इतना ही काफी है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद एनास्टेसिया उस पर गुस्सा करने के साथ कह रही थी, कितनी बुरी हो तुम बिग सिस, तुम बहुत खराब हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम वापस आओ या नहीं। अब उन दोनों को इस तरह से झगड़ता देखेकर वहाँ पर उसको डैड आते के साथ कहता है कि बस करो तुम दोनों, फिर से बहस शुरू कर दी। अब अपने डैड को अपने सामने देखने के बाद वो लड़की उनसे कहती है कि अरे आप सही समय पर आए हैं डैड, यह काफी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इससे फैमिली के खर्च में मदद मिलेगी। फिर वो उनके हाथ में कुछ पैसे धर देती है। अब ये देखकर उसके डैड उसको बताते हैं कि मुझे अफसोस है तातियाना, मुझे पता है कि यह तुम्हारे लिए मुश्किल है। अब अपने सामने इतने से पैसे देखने के बाद एनास्टेसिया फिर से उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम 6 महीने तक बाहर रही हो और हमारे लिए बस यही लाई हो, जबकि तुम उन महंगे महंगे दिखने वाले कपड़ों में मजे कर रही थी। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद उसका डैड उसको चुप रहने को कह रहा था, लेकिन ये बात तातियाना को अच्छी नहीं लगती, इसी वजह से वो भी उस पर गुस्सा करने के साथ कहती है, अगर तुम न होती तो ये काफी ज्यादा होता, इसलिए अब विलेज को छोड़ दो। ये बात सुनकर एनास्टेसिया कहती है, चुप हो जाओ, अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो घर क्यों नहीं आती? तुम फैमिली के लिए कुछ नहीं करती, बस शिकायतें करती रहती हो, फिर गायब हो जाती हो, तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है, मुझे तुमसे नफरत है बिग सिस। अब ये सुनकर तातियाना के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ चुकी थी, साथ ही वो उससे कहती है, अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगी। जो सुनकर एनास्टेसिया फिर से उस पर चिल्लाते हुए कह रही थी, तुम क्यों मुस्कुरा रही हो बदमाश, और कभी वापस मत आना, तुम मुझसे नफरत करती हो है ना, और क्यों तुम ऐसे क्यों मुंह बना रही हो? फिर हम इसके कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर 2 करवा काफी तेजी से उसी के घर पर आकर रुक जाते हैं, और वहाँ पर उनमें से एक करवा ने नीचे की तरफ कुछ गिरा दिया था, जिस पर एनास्टेसिया की भी नजर पड़ जाती है। साथ ही साथ वो अब काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, लेकिन कपड़े में लिपटी हुई इस चीज को देखने के बाद उसको मालूम पड़ चुका था कि ये तो बिग सिस है। जिसके बाद वो उसके करीब जाते हुए रोने के साथ कहने लगी, क्या हुआ, क्या बात है बिग सिस? फिर वो उसको छूने के लिए जाने ही वाले थे, लेकिन अचानक से उसके
उसके हाथ में कुछ होने लगा। अब इस नजारे को देखने के बाद एबे कहता है कि डैड, क्या अगली शिकार वही होगी? जिस पर उसका डैड पूरी तरह से एग्री था। तभी एबे एनास्टेसिया के डैड पर गुस्सा करते हुए कहता है, अरे बूढ़े आदमी, बस वहाँ पर खड़े मत रहो। जो सुनकर वो बंदा उसके सामने झुकते हुए बताता है कि माफ करना यंग मास्टर एबे, यह एनास्टेसिया है, मेरी दूसरी बेटी। अब वहाँ के इस नजारे को देखने के बाद एनास्टेसिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, जबकि उसका डैड अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहा था, प्लीज उसे तातियाना की जगह पर आपकी सेवा करने दें। अब ये सुनकर वो बंदा उस पर हंसने के साथ कह रहा था, कितना बुरा डैड है ये। लेकिन दूसरी तरफ एनास्टेसिया के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर उसका डैड अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि ट्रांसफर के रिचुअल शुरू करो। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर उन लोगों ने एक फॉर्मेशन को तैयार कर दिया था और उसके बीच में एनास्टेसिया मौजूद थी, जो रेजिस्ट करते हुए कह रही थी, मुझे जाने दो और हम कहाँ पर हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी उसको बताता है कि शांत हो जाओ, यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। और देखने से लगता है कि सब तैयार है, ठीक है कर डालो। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर उसकी बहन के हाथ में वही रिंग आ चुके थे। अब ये सब देखने के बाद वो और भी ज्यादा हैरान होने के साथ कहने लगी, तुम ये क्या कर रहे हो? जिस बात का जवाब देते हुए वो बूढ़ा उसको बताने लगता है, यह एक स्पेशल स्लेव क्रेस्ट है। तुम्हारी बड़ी बहन ने कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते समय गलती कर दी थी, इसलिए अब से तुम हमारे यानी पोर्ट्रेस क्लैन की स्लेव हो। अब स्लेव शब्द सुनने के बाद एनास्टेसिया पहले से भी ज्यादा घबराने के साथ कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो? जिसका जवाब देते हुए बुढ़ऊ कहता है कि यह कॉन्ट्रैक्ट बहुत आसान है, हर जनरेशन में 5 आर्टिफैक्ट को भेंट करो, फिर यह काम हमेशा के लिए अगली जनरेशन को सौंप दो। इसके आगे के बाद हमें एबे से पता चलती है तुम एक स्लेव बनकर हाउस होल्ड में घुसोगी और मैजिकल आइटम चुराओगी। और तुम्हारी बहन हमारे लिए 3 आइटम लाई थी, लेकिन अभी भी तुम पर 2 आइटम बाकी है, लेकिन पकड़े मत जाना वरना उसकी तरह मारी जाओगी। अब ये सुनकर एनास्टेसिया को सब कुछ समझ आ गया था। साथ ही साथ वो काफी ज्यादा भावुक होने के साथ कहती है, नहीं बेक्सिस, क्या तुम्हें इसके लिए मार डाला? यह तो काफी ज्यादा बुरा है। इसी के साथ उन मेजिस ने स्पेशल स्लेव क्रैश का रिचुअल शुरू कर दिया था, जिसके बाद हम एनास्टेसिया बैकग्राउंड में बता रहे थे। तभी मुझे सब कुछ पता चला। 300 साल पहले मेरे एंसेस्टर ने पोर्ट्रेस क्लैन पर अटैक किया और उन्हें लूटने की कोशिश की, जबकि हम दोनों ही डीमंस थे, पर हम हार गए। साथ ही डीमंस को मारने के क्राइम में हमें हमेशा के लिए स्पेशल स्लेव क्रैश ढूंढने पर मजबूर कर दिया गया। साथ ही साथ मेरी बहन सब कुछ जानती थी और उसने सब कुछ छोड़ दिया था। उसने हमारे क्रिमिनल फैमिली के कर्ज से अकेले ही निपटने की कोशिश की। उसने मुझसे नफरत करवाने की कोशिश की ताकि जब वह पकड़ी जाए तो मुझे ज्यादा दुख ना हो। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर सारे के सारे लोग वहाँ से जा चुके थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो स्लेव क्रैश का निशान अच्छे से उसको लग जाए। उसी वक्त एनास्टेसिया का भी होश आ चुका था, पर वो अपने बहन की ऐसी हालत को देखने के बाद कहती है कि मैं कितनी बेवकूफ हूँ। मेरी बहन ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन मैं कितनी बुरी थी। मुझे माफ कर दो बेक्सिस, मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि तुम्हें कैसा लग रहा था, मुझे माफ कर दो। यही सब याद करने के बाद एनास्टेसिया अपने मन में कह रही थी, 3 साल हो गए हैं और आखिरकार ये खत्म हो गया, हमने कर दिखाया बेक्सिस। अभी अचानक से कोई उसका गेट पीट कर बाहर की तरफ बुला रहा था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर एनास्टेसिया उसको बता रही थी, मुझे 5 खुद ही ढूंढने होंगे। जिस बात पर एग्री करते हुए एबे का कहना है, इसलिए 3 और तुमको खुद 3 और लोगों को शामिल करना होगा। अब ये सुनकर एनास्टेसिया काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कह रही थी, तुमने ऐसा तो नहीं कहा था। जिस बात का जवाब देते हुए एबी उसको बताने लगता है, किसे परवाह है, जब तक तुम्हारे पास वह निशान है तुम्हें वही करना होगा जो हम कहेंगे। वैसे डैड इससे काफी ज्यादा खुश थे। उन्होंने कहा, अगर हमारी स्लेव हमारे लिए राइकरी लाने लायक है तो हम उससे ऐसे नहीं खो सकते, इसलिए हमारे लिए 3 और लाओ। फिर हम जिस आदमी को सेलेक्ट करेंगे उसके साथ कई बच्चे पैदा करो ताकि स्लेव का निशान अगले कुत्ते तक पहुंच जाए और फिर हम तुम्हें जाने देंगे। जो सुनने के बाद एनास्टेसिया निराश होने के साथ कहने लगी, लेकिन फिर मेरी बहन क्यों मारी गई? उसने तुम्हारे लिए चीजें हासिल करने में अपनी जान जोखिम में डाली, उसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तो उसकी फीलिंग का क्या हुआ? अब ये सुनकर अभी उसको बताता है उसकी फीलिंग, मुझे उसकी फीलिंग का क्या करना। अभी ये सुनकर एनास्टेसिया काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। अब उसके ऐसे चेहरे को देखने के बाद अभी उसको बताना शुरू करता है, हाँ हाँ सही कहा, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए काफी ज्यादा कीमती है, इसलिए मैं तुम्हें सच बता देता हूँ।
टेरिटरी के लिए हुई जिस बैटल के कारण तुम्हारी गुलामी का कॉन्ट्रैक्ट बना, असल में बात तो उससे बिल्कुल उलट थी। मेरे एंसेस्टर ने ही वह बैटल शुरू की थी, इसी वजह से हमने तुम्हारी टेरिटरी और टाइटल छीन लिया। तुम पर अपने ही जैसे दूसरे डीमंस को मारने का झूठा आरोप लगाया और तुम पर हमेशा के लिए स्लेव का कॉन्ट्रैक्ट थोप दिया। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद एनास्टेसिया हैरान होने के साथ अपने मन में कहने लगी, क्या उल्टा ये तो शुरू से ही झूठा था, लेकिन फिर हमारी फैमिली और मेरी बहन। उसके ऐसे चेहरे को देखने के बाद अभी उस पर हंसने के साथ कह रहा था, जब तुमको सच पता चलता है तो तुम्हारी फैमिली का रिएक्शन देखने में काफी मजेदार होता है। तुम्हारी बहन ने भी बिल्कुल वैसा ही चेहरा बनाया था। पर एनास्टेसिया अब और ज्यादा नहीं सुनना चाहते थे, इसी वजह से वो उसको गुड नाइट कहकर वहाँ से जाने लगी। अब उसको ज्यादा देख कर अभी उसको बताता है कि यह काफी मजेदार है, तुम भाग रही हो क्योंकि तुम सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो, लेकिन जब तक तुम्हारे पास स्लेव क्रस्ट है, तुम्हारी किस्मत में लिखा है कि हर 6 महीने में एक बार तुम्हें अपने ओनर के पास वापस लौटना होगा। तुम चाहे कहीं भी चली जाओ, तुम उस किस्मत से कभी नहीं बच पाओगे। और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।